नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को जो है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत जो है आपका पहला चैप्टर है इंडक्शन मोटर। आज इंडक्शन मोटर का परिचय और किस तरह से इंडक्शन मोटर जो है कार्य करता है उसके बारे में थोड़ा परिचय बताएंगे। देखिए, इंडक्शन मोटर आज इसको कहते हैं प्रेरण मोटर। इंडक्शन मोटर प्रेरण मोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर। देखिए, इंडक्शन मोटर वह ऐसी मोटर है जो शुद्ध प्रेरण के ऊपर काम करता है, इंडक्शन के ऊपर, इसलिए इसे हम इंडक्शन मोटर कहते हैं। जैसे कि अन्य मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, वह शुद्ध जो है एसी पे काम नहीं करता, उस पर दो सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, एसी और डीसी। तो इसीलिए इसको हम जो है दूसरा नाम प्योर एसी मोटर भी कर सकते हैं। इंडक्शन मोटर को हम डायनेमिक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, क्योंकि इंडक्शन मोटर में ट्रांसफार्मर की तरह प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जैसे स्टेटर वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग काम करती है, रोटर जो की वाइंडिंग जो है सेकेंडरी वाइंडिंग काम करती है। यह जो है ट्रांसफार्मर की भांति जो है म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है इंडक्शन मोटर। लेकिन जो ट्रांसफार्मर है उसके सेकेंडरी में कोई टार्क नहीं उत्पन्न होता, वह स्थिर रहता है, जबकि इंडक्शन मोटर के रोटर में एक टार्क उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको हम एक डायनेमिक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इंडक्शन मोटर को हम औद्योगिक मोटर भी कहते हैं, क्योंकि आज के युग में जितने भी अभियांत्रिक कार्य या औद्योगिक कार्य जो भी हो रहे हैं, लगभग 80% इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है इस मोटर को हम जो है विभिन्न उद्योगों में, घर गांव में, हर जगह जो है उपयोग में लाते हैं। इंडक्शन मोटर के बारे में समझने से पहले हम आपको सामान्य मोटर के बारे में बताएंगे। सामान्य मोटर होता क्या है? सामान्य मोटर में होता क्या है कि हम जो है एक स्टेटर होता है, यह आपका यह आपका एक सामान्य मोटर है। सामान्य मोटर में हम क्या करते हैं, एक आपका जो है यह आपका स्टेटर, जिसमें हम जो है एक वोल्टता V1 देते हैं, जिसके कारण जो है इसमें एक धारा I1 प्रवाहित होती है। दूसरा जो है सामान्य मोटर में हम क्या करते हैं, इसके रोटर में भी एक सप्लाई देते हैं। यह मान लीजिए हम V2 सप्लाई दे रहे हैं, ठीक, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, और यह आपके N और S पोल है, ठीक। तो अब देखिए, सामान्य मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। अगर किसी धारावाही चालक को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उस धारावाही चालक पर एक बल कार्य करने लगता है और बल की दिशा में वह चालक घूमने लगता है। ठीक वही सिस्टम है। देखिए, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, तैयार किया गया है, और इसमें एक धारावाही चालक रख दिया गया है, ठीक है।
अब मोटर के सिद्धांत में कहा जा रहा है कि जब किसी हम धारावाही चालक को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। तो वह बल क्यों कार्य करने लगता है और कैसे कार्य करने लगता है, इसको देखिए जरा। एक सामान्य मोटर के लिए देखिए होता क्या है कि आपने भी पढ़ा होगा कि अगर किसी चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है तो उस चालक के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम धारावाही चालक को रख रहे हैं, तो यह जो धारावाही चालक यानी ये आर्मेचर है, जिसको हम क्या कहते हैं, रोटेटिंग पार्ट या रोटर, यह भी एक चुंबक बन जाता है और इसमें भी N और S ध्रुव बन जाते हैं। और यह आपका जो फील्ड है इसमें भी N और S ध्रुव होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे आपका यह जो है, यह मान लीजिए N1 और यह मान लीजिए आपका S1, यह क्या है, स्टेटर के ध्रुव हैं जो, और इसके अंदर जो है एक आपका यह रोटर है, ठीक है। यह आपके रोटर को दिखाया गया है। रोटर को जो है बीच में यहाँ एक जो है घूमने के लिए जो है यहाँ पे एक व्यवस्था दे देते हैं, और इसमें भी जो है मान लीजिए धारावाही चालक है तो इसमें भी S2 और N2, ठीक। ये आपका एक्सिस है N1 to S1 और यह आपका एक्सिस है S2 to N2 to S2, ठीक। अब देखिए दोनों चुंबक हैं। यह चुंबक जो है स्टेटर के जो है फ्री हैं, स्थिर हैं, और यह जो है आपका घूमने के लिए फ्री। तो क्या होता है कि इस पे जो है अट्रैक्शन बल इधर लगेगा, इधर एक फोर्स काम करने लगता है F, और इधर भी एक फोर्स काम करेगा F, ठीक। और जब इस F को हम जो है डिजॉल्व करते हैं, यह आपका जो है थीटा कोण है, अल्फा कोण, तो यहाँ भी आपका जो है अल्फा बन जाएगा। तो डिजॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा F cos अल्फा, और इधर वाला जो होगा यह हो जाएगा F sin अल्फा। इसी तरह इस फोर्स को डिजॉल्व करेंगे तो जो आपका इधर फोर्स काम करेगा यह हो जाएगा F sin अल्फा, और इधर वाला जो हो जाएगा यह F cos अल्फा। अब देखिए ये F cos अल्फा और F cos अल्फा दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब काम कौन करने लगता है, इस जो फ्री आपका जो फील्ड है, ये जो आर्मेचर है, इस पे दो बल कार्य करने लगते हैं, इधर की तरफ F sin अल्फा और इधर F sin अल्फा, यानी कि इस पर एक जो है कपुल काम करने लगता है जिसको कहते हैं बलयुग्म, और इस बलयुग्म के कारण ही यह जो आपका रोटर है स्टेटर के बीच में घूमना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं, परिभाषित किया गया है कि जब किसी धारावाही चालक को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उस चालक पर एक बल लगता है। यही कारण है, यह दोनों जो है बलयुग्म काम करेंगे और इस जो है बलयुग्म के कारण यह जो है रोटर घूमना प्रारंभ करता है। ठीक इसी तरह से अब आइए आप, यह तो आपका बेसिक था मोटर का बेसिक। अब आइए इंडक्शन मोटर पे। इंडक्शन मोटर में क्या होता है, देखिए इंडक्शन मोटर में देखिए यह जो है हम यहाँ, यह मान लीजिए इंडक्शन मोटर का ही रोटर है। इधर क्या होता है, शॉर्ट होता है, इधर से कोई सप्लाई नहीं जाती, यह शॉर्ट होता है। होता क्या है कि इस रोटर में जो है इंडक्शन के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस विद्युत वाहक बल के कारण जो है रोटर के कंडक्टर में धारा का प्रवाह होता है। यानी कि इंडक्शन मोटर में भी जो है वही व्यवस्था है, बेसिकली वही व्यवस्था है जो डीसी मोटर में है। यानी हम व्यवस्था वही देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर धारावाही चालक का निर्माण हो, तो यह निर्माण हो गया। यहाँ क्या करेंगे, रोटर के कंडक्टर शॉर्ट होते हैं, प्रेरण के कारण जो है यहाँ पर जो है विद्युत वाहक बल रोटर में उत्पन्न होगा, और इसमें यह शॉर्ट सर्किटेड है इसके कंडक्टर रोटर के, इसलिए इसमें करंट उत्पन्न होगा, और उस करंट के कारण इस रोटर में भी
एक जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उसके भी पोल होंगे और एन और एस। ठीक, तो इसमें जो है जो रोटर में है इसमें प्रेरण के कारण जो है धारा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए इस मोटर को क्या कहते हैं, प्रेरण मोटर या इंडक्शन मोटर कहते हैं। अब आगे आइए, होता क्या है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड पे आइए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, पहला होता है आपका डीसी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, डीसी मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा होता है एसी मैग्नेटिक फील्ड। एसी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए एसी में भी जो दो तरह का आपका, एक हो गया सिंगल फेज मैग्नेटिक फील्ड। इस सिंगल फेज मैग्नेटिक फील्ड से जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, पल्सेटिंग होता है, या इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग फील्ड। यह होता है कौन सा फील्ड उत्पन्न करता है, पल्सेटिंग। दूसरा होता है आपका मल्टीफेज मैग्नेटिक फील्ड। मल्टीफेज मैग्नेटिक फील्ड में जो है आपका 2 फेज, 3 फेज, 6 फेज, 9 फेज, 12 फेज सभी लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे आपका 3 फेज यानी मल्टी फेज का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह होता है रोटेटिंग। वो क्या होता है, रोटेटिंग फील्ड होती है, रोटेटिंग। ठीक है, तो हम यहाँ इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत को बताने से पहले आपको यह बता दें कि जो यह मल्टी फेज रोटेटिंग फील्ड है, इसमें जो 3 फेज आप मोटर पढ़ रहे हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर, इस 3 फेज का जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसका जो है परिमाण, जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, यह होता है 1.5 φm के बराबर होता है। ठीक है, और यह स्थिर होता है। यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इंडक्शन मोटर के स्टेटर में घूमेगा या स्थिर रहेगा। अब आप आइए कि हम कह रहे हैं कि यह मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग होता है, क्यों इसको रोटेटिंग लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए, तब आपको सिद्धांत जो है समझने में देरी नहीं लगेगी। जब आप समझ लेंगे कि यह मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग क्यों कही जाती है। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले यह मान लीजिए आपका जो है स्टेटर, यह किसका स्टेटर है, आपका इंडक्शन मोटर का स्टेटर है जिसमें बाइंडिंग की गई है। ठीक, इसमें जो है आप 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो इसमें हम कह रहे हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है। ठीक, और बीच में इसके रोटर है, ये इसके बीच में रोटर है, रोटर बाइंडिंग की गई है यह। ठीक, और रोटर बाइंडिंग करके दोनों सिरों को जो है इंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किटेड करती है। अब यहाँ हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं RYB। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब हम 3 फेज AC सप्लाई देते हैं तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ये होता क्या है, देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हम सप्लाई देते हैं या जो स्टेटर बाइंडिंग है, यह जो है तीनों फेज हम 120 डिग्री के अंतराल पर रखते हैं, और जब इसकी हम स्विचिंग करते हैं तो तीनों फेज में जो है एक साथ मैक्सिमम मान नहीं बनता है। यह मान लीजिए R है, तो फिर जो है आपका यह मान लीजिए Y है, और यह मान लीजिए आपका B है। तीनों के बीच में एक अंतराल होता है स्विचिंग में, और यह पीरियाडिक होता है, एक आवर्ती होता है। यानी किसी में जो है अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो किसी में न्यूनतम वैल्यू होगा, किसी में मैक्सिमम है तो किसी में न्यूनतम है। जैसे कि
आप देखे होंगे, एक चीज़ और उदाहरण हम दे रहे हैं, समझने का कोशिश करिएगा। रोटेटिंग कैसे बनता है? देखिए होता क्या है, इसमें जब हम देंगे तो इसके स्टेटर में N और S पोल बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, इनका स्विचिंग ऐसा है कि यह जो आपकी सप्लाई है 50 साइकिल पर सेकेंड की, तो एक फेज जो है आपका 1 सेकेंड में 50 बार ध्रुवता को चेंज करता है। यानी N जो है S होगा और S N होगा। इस तरह से जो है यह जो ध्रुवता स्थिर नहीं रहती है। जैसे कि आप एक मतलब एक वैसा उदाहरण ले लीजिए कि जैसे आप किसी शादी ब्याह में गए होंगे, तो जो एक रिंग बना होता है बल्ब वाला, सभी लोगों ने देखा होगा। तो उसमें होता क्या है, रिंग में जब बल्ब जलता है तो जैसे लगता है कि वह चक्कर काट रहा है, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने। तो उसमें क्या होता है, वह स्विचिंग सिस्टम होता है कि एक बल्ब जला तो 2 ठो जो है बंद रहेंगे, ठीक है। इस तरह से वह बारी बारी से जलता है। इसी तरह से इस 3 फेज सप्लाई सिस्टम में जो 120 डिग्री का जो है अंतराल दिया गया है बाइंडिंग में, इसमें यह स्विचिंग सिस्टम का ही जो है कार्य है कि जो इन पोल की ध्रुवता जो है बदलता है। ऐसा लगता है कि ये पोल घूम रहे हैं, ठीक है। यही जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये देखने में प्रतीत होते हैं कि ये घूम रहे हैं। हम 3 फेज सप्लाई दिए तो मालूम हो रहा है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गई। और इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है इसके जो आपका यह रोटर है, इसमें भी सेम पोल का, सेम ध्रुवता का, सेम नेचर का जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अब देखिए, अब आगे आए जो हम पहले आपको बताए थे, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, दोनों में पोल जो है स्थापित होगा, रोटर और स्टेटर में। जैसे कि हम डीसी के बारे में बताए थे कि क्या करते हैं, दोनों जो है जो स्टेटर के पोल हैं और जो रोटर के पोल हैं, दोनों अलाइनमेंट करने के चक्कर में जो है क्या करते हैं, फोर्स क्रिएट करते हैं। उस फोर्स के कारण जो है रोटर पर एक बलयुग्म काम करता है और उस बलयुग्म के कारण जो है रोटर घूमता है। सेम स्थिति जो है इंडक्शन मोटर में ही होती है। इसमें भी रोटर में भी जो है आपके जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई, इसमें भी पोल्स हुए और रोटर में भी, और इसमें जो है ध्रुवता बदल रही है, इसलिए लगता है, यानी इसको कहा ही जाता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गई। तो इसमें जो है रोटर के जो पोल हैं और स्टेटर के पोल दोनों जो है संरेखित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए रोटर पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है और रोटर जो है घूमना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। अब आइए जो है, अब आप कैसे डिफाइन करेंगे। अब जो है कार्य सिद्धांत तो हम ये समझा दीजिए आपको कैसे कार्य करेगा। अब आप डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए अब डिफाइन कैसे करेंगे, सुनिए। जब हम इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उस स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जो सिंक्रोनस गति से स्टेटर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। वह सिंक्रोनस गति क्या होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं ENS से, और वह गति होती है 120 F/P की। यह क्या है, कौन सी गति है, चुंबकीय क्षेत्र की सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है। F क्या है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, P क्या है, नंबर ऑफ पोल। इस गति से क्या करेगा, वह जो है स्टेटर के चारों तरफ गति करता है। अब स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप होता है, उस एयर गैप को क्रॉस करके वह जो है फ्लक्स जो घूम रहा है वह इस रोटर के चालकों को स्पर्श करता हुआ उसको कट करता है, ठीक। जब कट करेगा तो चूंकि सापेक्ष गति है दोनों के अंदर, फ्लक्स और चालक के बीच, तो फैराडे के नियम के अनुसार, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार रोटर के चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चूंकि रोटर का जो दोनों सिरा है, जो उसके बाइंडिंग के सिरे हैं, वो शॉर्ट सर्किटेड हैं, तो रोटर में एक जो है हैवी करंट उत्पन्न होगा और उस करंट के कारण जो है रोटर का भी एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है।
रोटर का चुंबकीय क्षेत्र और स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र दोनों एयर गैप में जो है एक प्रतिक्रिया करते हैं, एक रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के कारण जो है रोटर स्टेटर फील्ड जिधर दौड़ रहा है उसी के क्षेत्र में घूमना शुरू कर देता है। इस तरह से इंडक्शन मोटर का रोटर घूमना प्रारंभ कर देता है। दूसरी तरफ एक तरह से और इसको डिफाइन कर सकते हैं आप, देखिए जब आप, दूसरी परिभाषा सुनिए, जब आप इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देंगे तो इंडक्शन मोटर के स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा जो रोटर के चालकों को कट करता है। तब जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार जो है रोटर में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक। और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक धारा उत्पन्न होती है। अब चूंकि जो कि यहाँ लेंज का नियम है, फैराडे के कारण तो विद्युत वाहक बल जो है रोटर में उत्पन्न हो गया, लेकिन लेंज के नियमानुसार जो अब आइए आप, तो जो रोटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ वह उस कारण का विरोध करेगा। किस कारण का विरोध करेगा? जिस कारण से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है। विद्युत वाहक बल किस कारण से उत्पन्न हुआ? सापेक्ष गति के कारण, यानी कि स्टेटर का फ्लक्स मोशन में है और यह रोटर के चालकों को कट कर रहा है, तो क्या करेगा? विरोध स्वरूप, यानी यह जो आपका मान लीजिए जो है एनएस जो है चुंबकीय क्षेत्र की गति है और रोटर घूम रहा है एन गति से, ठीक है, तो यह रोटर क्या करेगा? यह रोटर जो है इस एनएस गति का विरोध करने के लिए उसी क्षेत्र में जो है जो आपका फ्लक्स की गति है, चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर की फ्लक्स की गति है, उसका जो है पीछा करना शुरू कर देता है। क्यों? लेंज के नियमानुसार जब यह विरोध करेगा तो दोनों के बीच सापेक्ष गति घटेगी। तो इस तरह से यह जो है स्टेटर फील्ड का विरोध करने के लिए रोटर जो है स्टेटर फील्ड की दिशा में ही जो है अपना दौड़ना शुरू कर देता है और अनवरत दौड़ता है, लेकिन यह कभी भी जो है इस फील्ड के बराबर जो इसकी गति नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर गति बराबर हो जाएगी तो वहीं आपका जो है विद्युत वाहक बल बनना देखिए, अगर जो है रोटर की स्पीड इस चुंबकीय क्षेत्र के बराबर हो गई, ठीक है, तो क्या होगा? NS माइनस N बराबर 0, यानी सापेक्ष गति 0 हो गया। अब क्या होगा? रोटर स्थिर हो जाएगा, कोई टार्क नहीं काम करेगा। तो यही सिद्धांत है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए कि यह जो है जो NS है, NS क्या है आपका? यह चुंबकीय क्षेत्र की गति है और N क्या है? रोटर की गति। इन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं? स्लिप स्पीड। इसको क्या कहेंगे? स्लिप स्पीड। और स्लिप अगर निकालना होगा तो हम जो है NS माइनस N और बटा NS, यानी स्लिप स्पीड और तुल्यकाली यानी सिंक्रोनस स्पीड के अनुपात को हम स्लिप कहते हैं। परसेंटेज में निकालना होगा तो आप 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। NS निकालना होगा चुंबकीय क्षेत्र की गति, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे बटा P, ठीक। इससे 2-4 हम आप लोगों को न्यूमेरिकल भी करवा देंगे। धन्यवाद आप लोगों को। नहीं समझ में आया होगा तो फिर हमको कमेंट करिएगा।